टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए डील से मुतालिक बातों को मुस्तरद कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डील की बातें मन घड़त और कयास आराइयां हैं। तर्जुमान पाक फौज ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। स्पेकुलेशंस हैं, कयास आराइयां हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब सवाल यह है कि तर्जुमान पाक फौज की वाज़े तरदीद के बाद क्या डील की बातें दम तोड़ जाएंगी? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देते। ज्वाइन किया है नासिब चुगताई साहब ने, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े तौर पर तरदीद कर दी है, अब इसके बाद आपके ख्याल में क्या डील की बातें ख़त्म हो जाएंगी? देखें, बिल्कुल क्लियर बात शफाफ अल्फाज में उन्होंने तरदीद की है और उस पर कोई जो अबहम भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये बातें करते रहेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो हैं वो अपनी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट हमें हेल्प कर रही है, अगली दफ़ा हमारी बारी आ रही है, सो वोटर्स इनको वोट देना शुरू कर दें जो पीछे 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। ये है, लेकिन ये पैटी पोलिटिकल गेन्स के लिए या बिजनेस इंटरेस्ट के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको मुसल्लह अफवाज को इन्वॉल्व करना एक नहायत ही अफसोसनाक बात है। ख़ास तौर पे इस वक्त के देखें एनिमी का नैरेटिव क्या है। नैरेटिव यही है कि किसी तरीके से जो फ़ौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो ट्रस्ट लेवल है, उसको कम किया जाए, उसमें दरार डाल दी जाए, फ़ौज को कमज़ोर करें और खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए या कुछ हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये नैरेटिव है और हमारी अपोजिशन एडवांटेजली मेरे ख्याल में नादानिस्ता तौर पर ऐसे बात कर लेती हैं जो कि मुल्क के वसी तरह फ़ायदे में नहीं बात होती है। सेकंड ये कि ये हर मौके पे देखें ना, जब मरियम नवाज़ की आपकी पेशी थी, बेल एप्लीकेशन थी, एन उस वक़्त एक एफिडेविट आ गया राना सलीम का, फिर साकिब निसार की वीडियो आ गई, फिर अभी उसके बाद दूसरी पार्टी ने अपना काउंटर वॉर किया, उन्होंने इनकी ऑडियो निकालनी 2 शुरू कर दी, जिसमें जो अल्फाज सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएँ ये भी बहुत अफसोसनाक है। ऐसे अल्फाज के वो भौंकते हैं और ये और 4-5 सहाफ़ी, तो आई थिंक आई टेक देम अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिनके बारे में बात की गई है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक जायज़ बात के ऊपर जो होती है वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे। ये है, इसलिए आई फील नाउ कि इसको ख़त्म करने के लिए, और एक और मैं बताऊँ, मेरे ख्याल में अभी और ऑडियोज़ भी आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी। बंच ऑफ ऑडियो लोगों ने रखी हुई है, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, मोस्टली देयर पॉलिटिशियंस, जो अपनी पार्टी के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टी को नुकसान करने के लिए ये अभी और निकालेंगे। इसलिए इसकी प्रॉपर तरीके से तहकीक होनी चाहिए। मुझे हैरानी है कि अभी तक हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है, वो इसके ऊपर खामोश है। दे मस्ट कम आउट, क्योंकि ये उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक है, उनकी एक जानबदारी के ऊपर अटैक है। इसलिए मेरे ख्याल में सबको ये हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि इसकी फॉरेनिंग करें और देखें, तय तक पहुंचे कि ये किसने रिलीज़ किया है और क्यों रिलीज़ किया है, इससे पहले भी जो रिलीज़ की, ताकि ये एक दफ़ा ख़त्म होना चाहिए और किसी एक को सज़ा हो जाएगी। इट विल एक्ट डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू इट, एंड अब अच्छे जो एक तरीका करवाइए उसके मुताबिक अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रखें, बट डोंट इन्वॉल्व जर्नलिस्ट। ठीक हो गया। NBC एक तासुर ये भी है कि बाज़ खबरें सियासतदानों की बजाय सहाफ़ी हजरात की खुद साख्ता होती हैं, ऐसी खबरें जिनके पीछे कोई हकाइक नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते, तो क्या फ़ायदा है इन बातों को डिस्कस करने का? नहीं, आपका असल सवाल तो ये है कि DGISPR ने क्या कहा। ब्रिगेडियर साहब उसको सहाफ़त तक ले गए और कहा सहाफ़ी चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों ने चैलेंज किया है।
PFJ का बयान आया है बहुत तफसीली और बहुत शदीद कंडेम किया है। कल 3 प्रोग्राम हुए हैं और मुताल्लिका चैनल्स ने भी पूरा प्रोग्राम किया है उन्हीं तमाम लोगों को लेकर जिनके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो सहाफ़ी नहीं छोड़ेगा आप, ये बिल्कुल ठंडे दिमाग से रखें। आप पूरी हिस्ट्री देख लें सहाफ़त की। आप, मैं क्या बताऊँ आपको पूरी तारीख, मैं तो उससे गुजर के आया हुआ हूँ। छोड़ इन बातों को, मैं आऊँगा जनरल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो आज का मौजू है। मैं नहीं समझता कि ये सवाल इम्पोर्टेंट का डील हो रही है नहीं हो रही, इस सवाल में मैं बात ही नहीं करनी चाहिए। जब डील होगी सामने आ जाएगी, पहले भी होती रही है, सामने आ गई है और इस वक्त नहीं हो रही तो नहीं हो रही। और इस खबरें नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी झूठी खबरें जिनकी कोई बुनियाद ना हो, पैर ना हो, वो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मेरे लिए ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक मेरे मुल्क की सलामती से नहीं है। मेरे मुल्क की सलामती का ताल्लुक अफगानिस्तान के बॉर्डर से है, भारत के बॉर्डर से है और उन ग्रोहों से है जिन्होंने हाथ में असला लिया हुआ है और जो मुल्क को जरगमाल बनाना चाहते हैं। उसके बारे में जनरल साहब ने बहुत क्लियर बातें की हैं, बहुत खुल के बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि किसी ग्रोह को, किसी निजी ग्रोह को ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, ताकत का इस्तेमाल भी स्टेट करेगी। फिर उन्होंने बाढ़ की बात की है जो खाड़ी गई थी और उसका काम लगाएंगे, ये अमन की बाढ़ है, इसमें हमारे शहीदों का लहू शामिल है। भारत के बारे में उन्होंने खुल के बात की है और कहा है कि भारत कश्मीर में लोगों का कत्लेआम कर रहा है, उसने LOC पर लोगों को मारा है, LOC पर लोगों को शहीद किया गया है और भारत एक सिस्टमेटिक अंदाज में जेनोसाइड कर रहा है, लोगों का सफाया कर रहा है। फिर बलूचिस्तान में तरक्याती काम पे बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। और फिर इदारों के खिलाफ मुहिम के बारे में बात हुई है कि इदारों के खिलाफ जो मुहिम चली है उसको हमें पता है ये कौन चला रहा है, इसके लिंक्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बातें हैं और इन बातों को हमने इग्नोर कर दिया और हम सहाफ़त में दाखिल हो गए। सहाफ़त पर एक प्रोग्राम पूरा रख लें, मेरी तरफ से ऑफ़र कर रहा हूँ मैं, पूरा प्रोग्राम रख लें। मैं भी किताबें लेके बैठूँगा, आप भी किताबें लेके बैठे। और मैं ये बिल्कुल एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जनरल साहब ने एक और बात कही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बात ख़त्म हो जाती है ना। तो इशू पर आए ना, इंडिया पर आए, कश्मीर पे आए। कश्मीर पे क्या किया हमने अभी तक? कुछ नहीं किया। भारत लद्दाख में चीन जो है वो भारत का टिटवा दबा के बैठा हुआ है, उसने वहां पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं 5 अगस्त के बाद से अब तक। वो रोके हुए भारत को कि वो हमारी तरफ ना आए, हमारा काम कर रहा है वो। तो अब ये सूरत हाल है, इसमें हमें मेरा ख्याल है डील शील भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये कहानी आती रहती है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी, आपके जानिब आऊंगी। ये डील हो रही है नहीं हो रही है, इस किस्म की बातें की जाती हैं और इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। आपके ख्याल में ऐसी खबरों का फायदा किसे होता है? देखिए, ये कुछ ख्वाहिशात और कुछ खबरों की टोकरियां हैं जो इधर उधर फिरती रहती हैं और उन्हीं के मुताबिक ये खबरें आती हैं हमारे सामने। अब बात ये है कि डील होगी या डील नहीं होगी। डील का अगर हम उर्दू तर्जमा कर लें तो एक तरह से आम सादा अल्फाज में कहते हैं कि सौदा कर लें कोई। तो जब कोई सौदा होता है या कोई डील होती है तो दोनों तरफ से कुछ लिया दिया जाता है। दूसरी तरफ देने के लिए है क्या? नवाज शरीफ साहब क्या दे सकते हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को कि उनके साथ डील होगी? और ये खबरें काफी अरसे से इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये बार बार ट्वीट्स भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी इसके ऊपर हो रहे हैं और मीडिया के ऊपर इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी बस वो डील हो रही है, डील हो रही है। अब नवाज शरीफ साहब खुद मफरूर हैं, उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। उनके पास ऐसी क्या चीज है जो वो फौज को ऑफर करेंगे और फौज उनको बुलाएगी और कहेगी कि जी आप आ जाएं और आप इख्तिदार संभाल लें और इमरान खान को वो फारिग कर देंगे? तो ये वो ख्वाहिशात हैं जिनके ऊपर खबरें बनाई जाती हैं और इसके ऊपर डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि
ये हमारे मीडिया के अंदर से इस तरह की खबरें उड़ाई जाती हैं, बार बार इस तरह की खबरें उड़ाई जाती हैं, लेकिन जो कुछ दूसरी चीजें होती हैं उनको हम उस तरीके से डिस्कस नहीं करते। अब जिस तरह मरियम बीबी की ऑडियोज की बात हुई, 2 चैनल्स का बार बार नाम लिया जाता है, उनके मालिकान का वो इस तरह नाम लेती हैं कि जैसे वो स्कूल के बच्चे हैं और ये उनकी क्लास की मॉनिटर हैं कि मैं उससे अभी कहती हूँ ये करो, तो उसके ऊपर हमें क्यों नहीं बात करनी चाहिए? उसके ऊपर सहाफियों का क्या रद्द-ए-अमल वैसा है? वैसा रद्द-ए-अमल नहीं है। अगर पीटीआई के किसी काउंसलर की भी इस तरह की ऑडियो आ जाती तो आप देखते कि हमारे जो कुछ सहाफी हैं और हमारा जो इंग्लिश बोलने वाला तबका है, उन्होंने इंग्लिश बोल बोल के मुंह टेढ़े कर देने थे कि आजादी सहाफत को ये हो गया। बीबीसी से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक उन्होंने कॉलम छाप देने थे। तो बात यह है कि एक तरफ से जब कोई चीज आती है उसको दबा के रखा जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे बुरी चीज वो ये है कि ये जितनी भी ऑडियोज आ रही हैं, यहाँ पे जितने भी मीडिया वाले लोग हैं वो सब इन चीजों से बाखबर हैं। उस जमाने में होता ही ये था, मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीडिया सेल चलाती थी, ये सब सहाफी जानते हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बोलता नहीं है। और ये जो इनकी टोकरियां देने की आदत है, ये कोई अभी शुरू नहीं हुई। इन्होंने आर्मी चीफ को भी टोकरी देने की कोशिश की थी, उसमें BMW डाल के भेजी थी। तो GHQ में तो इनकी टोकरियां चलती नहीं है, जहां पे इनकी टोकरियां चलती हैं फिर वहां से खबरें आती हैं कि जी डील हो गई, पर डील होनी कोई नहीं है। और बार बार पहले भी लोग ये कहते रहे हैं कि डील होगी, लेकिन अब आर्मी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं जो NPC साहब ने भी कही कि जब इस तरह की चीज है, और आज बाबर इफ्तिखार साहब ने भी ये कहा कि जी जो लोग इस तरह की बात करते हैं या तो उनसे आप सबूत मांगे या फिर इसके ऊपर ज्यादा बात ना करें। तो यही इसका है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डील होगी, लेकिन ये खबरें खत्म नहीं होंगी, इसलिए कि ख्वाहिशात और खबरों की टोकरियां जाती रहेंगी और खबरें आती रहेंगी। ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, DGISPR ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये भी बताया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। मुजम्मिल साहब, आपने इस प्रोग्राम में बहुत मरतबा अक्टूबर की तारीखें जो हैं वो गिनवाई हैं, बहुत मरतबा 6 अक्टूबर का जिक्र भी हुआ है, लेकिन आज तो सामने आ गया कि जो 6 अक्टूबर थी वो सिर्फ अफवाहों का दिन था। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखें कि चेंज तो आया है। नया DGISI कहते हैं कि मेरी ना तस्वीर आए ना फुटेज आए। पिछले DGISI की तस्वीरें और फुटेज की भरमार थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। नए जो DGISPR हैं, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें पिछले DGISPR से, वो ट्विटर को कैसे यूज़ करते थे और ये कैसे यूज़ करते हैं। ये इनकी गुफ्तगू देख लें और उनकी गुफ्तगू देख लें। ये बाय द बुक चलते हैं, वो बाय द बुक वो ज़रा क्रीज से निकल कर खेलते थे। तो तब्दीली तो नज़र आती है और मैं समझता हूँ इदारा सीखता भी है। हमने ISPR के मामले में भी सीखा है कि नए DGISPR का रवैया बहुत प्रोफेशनल है। वो ट्विटर को उस तरह अपने नाम पर यूज़ नहीं करते हैं, वो ट्विटर पे बेवजह उलझते नहीं हैं पहले की तरह। वो उसके साथ साथ सिर्फ ऑफिशियल बात करते हैं। अगर उनसे सियासी सवाल किया भी जाए तो वो उसका एक प्रोफेशनल जवाब देते हैं, उसका कोई सियासी जवाब नहीं देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें DGISI की, आपने चूँकि सवाल मुझसे कर लिया अक्टूबर का, तो चेंज तो नज़र आ रहा है। नए DGISI के रवैये में और पुराने के रवैये में फ़र्क, उनकी मीडिया कवरेज में फ़र्क, हैंडलिंग में फ़र्क, सब कुछ नज़र आ रहा है। और वही फ़र्क हमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस में भी नज़र आ रहा है। ये रिलेशंस आपको समझने होंगे। एक ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि उसकी लंगड़ी लूली हुकूमत को मिलिट्री जो है वो अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ा रखे और उसको गिरने ना दे। दूसरी तरफ की डिमांड ये है कि आप न्यूट्रल रहें। ये सियासी जो मैदान है उसमें आपको फरीक नहीं बनना चाहिए। अब हमने बल्दियाती इंतखाबात में देखा कि सारी ऑपोजिशन कह रही है कि मिलिट्री न्यूट्रल थी, लेकिन अगर मिलिट्री न्यूट्रल होगी और वो सियासी मैदान में इंटरवीन नहीं कर रही होगी तो पूरी कौम कहेगी कि वो नहीं कर रही है। और अगर कहीं कोई अफसर करता हुआ नजर आएगा तो सब उसकी बात भी करेंगे। इसलिए जो बात अक्टूबर से पहले की है और जो अक्टूबर के बाद की है, वो फ़र्क पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। वो बयान करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, बाकी मैं बात करना चाहता था, वो ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है मैं उस पर बात करना चाहता था, फिर आप इकट्ठा ही ब्रिगेडियर साहब को क्लैरिफाई करने का मौका दे दीजिएगा। देखें, एक निजी गुफ्तगू आई है दो सियासी लोगों की आपस में, वो आपस में बात कर रहे हैं और कमेंट्स पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हुकूमत के ट्रॉल्स और हुकूमत के ट्विटर हैंडल से जिस तरह जर्नलिस्टों को मिलाइन किया, गालियाँ दी जाती रही हैं पिछले 3.5 साल, जिस तरह ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा
गुमराह किया गया है और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और बयानात के ज़रिए लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनके कपड़े उतारने की कोशिश की गई है। आज अतर कादमी साहब को वो याद नहीं है कि पाकिस्तान की ख़वातीन सहाफ़ियाँ मिलकर एक दस्तखत करके मुहिम लेके गई कि हमें हरासा किया जाता है। वो तो अतर कादमी साहब को याद नहीं है, ना ब्रिगेडियर साहब को याद है। दो लोगों की निजी गुफ्तगू जो वो आपस में कर रहे हैं उस पर तो इनका ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को सरापा एहतजाज हो जाना चाहिए, लेकिन जो 3.5 साल में सहाफ़ियों के साथ ऑफिशियली किया जाता रहा है उस पर ना ब्रिगेडियर साहब बात करते हैं और ना अतर कादमी साहब बात करते हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये भी कहा कि इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आपके ख्याल में कौन लोग हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं, क्या लिंक्स हैं इनके? देखिए शाइस्ता, इस पाकिस्तान में हमेशा जो है ना र्यूमर्स बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती हैं, 70% ख़बरें झूठी होती हैं और तासुर यही दिया जा रहा होता है कि जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमें फ़लाँ ने बताया, 18 मुलाकातें हो चुकी हैं, फ़लाँ हो चुकी है। और उसमें आपने देखा कि बड़े बड़े जय्यद लोग जो है वो अपना वज़न डालने की कोशिश करते हैं और लोग कहते हैं कि यार जब ये शख्स बात कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई वज़न ज़रूर होगा। लेकिन आखिर में आज जिस तरह DGISPR ने बात की है तो उन्होंने सारे गुब्बारे में से हवा निकाल दी है। अच्छा, हमारे यहाँ पे झूठ का भी बहुत सहारा लिया जाता है। नून लीग के साथ मसला ये आ रहा है कि उनके जो लीडर हैं वो मफरूर है पाकिस्तान से, मुजरिम भी हैं, वापस नहीं आ पा रहे, तो बड़ी चहमे गोई हो रही है। मेरे खुद कई MNA से बात हुई है जिनका ताल्लुक PMLN से है, वो परेशान है, उनके हलकों में कोई काम नहीं हो रहे। उनके कारकुन पूछते हैं कि भाई कहाँ पे हमारे लीडर जो है वो नेल्सन मंडेला साहब किधर गायब हैं, मुल्क में होते तो बेहतर सियासत कर सकते थे, लेकिन वो गायब है। इसकी वजह से अब ये इलेक्शन का साल शुरू हो गया है, अब टिकटों की जो बांट है वो शुरू हो जाएगी, लोग नॉमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो स्टॉलवार्ड्स हैं, जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं जिनको कहा जाता है कि वो लाजमी जीतेंगे, उन्होंने देखना होता है कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है, क्योंकि उनके पास उन्हें पार्टी का वोट नहीं चाहिए होता, वो तो इलेक्टेबल्स होते हैं। तो नून लीग को ये बहुत बड़ी फिक्र लगी हुई है। उधर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो FIA के केस है वो तेज़ी पकड़ते जा रहे, खुलते चले जा रहे। तो अफवाहें इसलिए गर्म की जा रही थी ताकि लोग उनका साथ ना छोड़ें। जो कारकुन है वो पुरुमीद रहे कि जी अब डील चल रही है और अगली हुकूमत हमारे आने वाली है। लेकिन आज DGISPR ने क्लियर कट बता दिया कि उन्होंने कैटेगोरिकली नवाज शरीफ का नाम लिया है कि कोई डील नहीं चल रही। अगर किसी के साथ डील चल रही है तो वो बताए। हमारे लोग हैं वो पंजाबी में कहते हैं ना, गला विचों गला कट लेनी है, वो फिर कहते नहीं जी देखें ना जी वो DGISPR पहले वाला ऐसा था तो अब ऐसा हो गया, तो अब कुछ होने वाला है, इसका मतलब है। उसकी तस्वीरें आती थी, इसकी तस्वीरें नहीं आ रही। इस तरह की बातें करते रहते हैं, लोगों में उम्मीदें पैदा करते रहते हैं। भाई जो नया अफसर आता है उसका अपना स्टाइल होता है, लाजमी नहीं है कि उसने कोई जो है वो पुराने वाले अफसर की चीज़ें फॉलोअप करनी होती हैं। इदारा होता है, इदारा अपने हिसाब से चलता है, इदारे की अपनी पोजीशन होती है और उन्होंने इदारे की पोजीशन क्लियर कर दी है कि जो फ़ौज है वो हुकूमत के ज़ेर असर आती है, उनकी नुमाइंदा होती है, जो हुकूमत है वही सब चीज़ें डील करती है और वो एक पेज के ऊपर है और होना भी चाहिए। एक बात और करूँगा, मैं फिनिश करता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि अवाम की नज़रों में दुनिया में आप देख लें जहाँ पे भी फ़ौज को गिराने की कोशिश की, उन मुल्कों का क्या हाल हुआ। इराक आपके सामने है, सीरिया आपके सामने है, लीबिया आपके सामने है। तो ये एक साजिश के तहत फ़ौज को बदनाम किया जाता है और जिसमें हमारे अपने कुछ लोग भी नादान शामिल होते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ये देखें, मेरा मकसद जो था ये जो बात थी कि आइन को ये जो अफवाहें दम तोड़ जाएंगी, बेसिक क्वेश्चन ये था, मैंने इसलिए कश्मीर का, अफगानिस्तान का, फेंसिंग का बिल्कुल जिक्र नहीं किया जो NBC बात कर रहे थे। सेकंड, देखें ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, हमें इसको समझना चाहिए। ये अल्टीमेटली जाके सीधा फौज को हिट होती है और उसके बाद ये जो अब डील कह रहे हैं, डील हो रही, मतलब ये है कि दे वांट टू गेन, कि अपने वोटर्स को बताना चाहते हैं कि आप दोबारा इकट्ठे हो जाओ, हम आ रहे हैं, हमें लाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें फौज की सपोर्ट नहीं चाहिए, फिर आप कहते हैं डील की बात है, फौज अलहदा होती है तो आप उनको मलाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ें, और फिर DGIC हर एक की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन याद रखें DGIC कोई भी चेंज हो, फौज का सिस्टम ऑफ वर्किंग रिमेन द सेम, ही ऑल्सो कम द चीफ आर्मी स्टाफ। इसलिए इन चीज़ों में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बातें शुरू हुई हैं जब ये यहाँ का KPK के इलेक्शन में जाके थोड़ी सी उनको लोकल बॉडी में ये फजल रहमान ग्रुप को मिली हैं। अब आपने देखा कि उनका भी एटीट्यूड बदल गया, क्योंकि गॉड पावर हंग्री थे, पावर मिल गई, थोड़ी सी मिल गई, ही न्यूट्रलाइज, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है
नो मार्च, नो असेंबली से रेजिग्नेशन, नथिंग व्हाटएवर। ये तो हमारे किरदार है जो हमें इसका ख्याल करना चाहिए। ठीक है, अतर एनबीसी का कमेंट ले लूं फिर आपके जानिब आती हूं। एनबीसी जी जी जरूर। देखिए, मुझे नहीं पता कि डील की खबरें किसकी बायलाइन से आ रही है, किसके कबूतर लेकर आ रहे हैं, किसकी चुड़िया ला रही है, लेकिन असल बात यह है कि बहुत पहले की बात है, 2-3 महीने पहले, शायद 6 महीने पहले, 1 साल पहले, जब आर्मी चीफ ने खुद ये कहा था कि फ़ौज मुंतखब हुकूमत के साथ है, आइन के साथ है, पार्लियामेंट के साथ है। इसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, इसके बाद कोई इशू नहीं बनना चाहिए। अच्छा, खबरें आने को तो बहुत आएंगी, उनको आप रोक नहीं सकते। शाम के अखबारों का एक ज़माना था जब एक छोटी सी खबर को हेडलाइन लगाया जाता था और नीचे लिखाया था कि रात तस्दीक करने में मालूम हुआ कि ये खबर झूठी है। ये लिखा जो मेरे सामने की बात है, ये सब कुछ भी भुगता हुआ है। तो ये भी होता था, फिर ये भी होता था कि मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर फोटोशॉप करके दी गई, ये भी होता रहा। ये भी होता रहा कि अखबारात के ऊपर डंडे के ज़रिए कब्जे किए गए, ये भी होता रहा। ये भी होता रहा कि अखबारात के मालकान को लिस्टें दी गई कि इन लोगों को निकाल दो, ये भी होता रहा। लेकिन हर ज़माने में लोगों ने रजिस्ट किया, सही जर्नलिज्म ने रजिस्ट किया और प्रिवेल किया। और आज जो सहाफ़त आपके सामने है उसकी बुनियादी वजह 4-5 खराबियाँ हैं जो मैं बाद में बताऊँगा आपको कभी जब मौका मिलेगा। मेरे नज़दीक डील इशू नहीं है, मेरे नज़दीक मुल्क की मईशत इशू है। मुल्क की जो मईशत की जो गहराई ख़त्म हुई है वो इशू है, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। इस पर तो लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई ख़त्म हो गई, महंगाई का मामला ख़त्म हो गया। नसीम भी कल बता रहे थे कि पूरे लोग जो हैं वो अय्याशी कर रहे हैं जनाब, खाने उड़ा रहे हैं, रोड पे रश है, ख़रीदारी हो रही है। ये भी उसको बाज़ इलाक़ों में यकीन होगा। और 75% आबादी में ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर ऐसा है तो आइए हम चलते हैं पाकिस्तान के दौरे पर, चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान तक, जहाँ पानी तक नहीं पीने का। ठीक, तो बहुत से मसाइल हैं, इन मसाइल को निपटना चाहिए। डील विल छोड़ दें यार, लोग कहते रहेंगे, खबरें आएंगी, मैं और आप और अतहर और मुजम्मिल और ब्रिगेडियर साहब बैठ के फिर यही बातें करेंगे। बातें इश्यूज पे करनी चाहिए हमको। ठीक है, आपके ख्याल में इश्यूज पर बातें करनी चाहिए। अतहर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं इसमें सिर्फ एक तो बात ये है कि मुजम्मिल साहब ने साबिक डीजी आईएसपीआर की बात की, आसिफ गफूर साहब की, कि वो ट्विटर के बड़ा खुल के खेलते थे। पर मसला ये था कि वो उस जमाने में डीजी आईएसपीआर थे जब वजीर आजम हाउस से डॉन लीक्स जैसी खबरें दी जाती थी, जब वजीर आजम हाउस गढ़ था फौज के खिलाफ खबरों का, फौज के खिलाफ साजिशों का। तो उस जमाने में अपने जो भी उनका तरीकाकार था उसके मुताबिक उन्होंने वो चीजें की, क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी। दूसरी बात इन्होंने कही कि ख्वातीन सहाफियों की कोई हरासमेंट होगी। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में जिसकी भी खबर झूठी साबित हो और उसको कोई उससे क्वेश्चन कर लो तो उसकी हरासमेंट हो जाती है। वो जो ख्वातीन गई थी, उन्हीं ख्वातीन के वो जाके एफआईए में क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्यों नहीं मुकदमा परसू किया? और जिस चैनल के ऊपर हम बैठे हैं, हमारी जो मॉर्निंग शो की एंकर हैं, जब उनके खिलाफ हरासमेंट हुई, उनके खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हुई, क्या उनके पीछे कोई खड़ा हुआ? मुजम्मिल साहब से पूछ लेती हूँ। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डील की बात है वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई ना, प्राइम मिनिस्टर के इजलास से निकली। कोई नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा मेरी डील हो रही है, उन्होंने तो कहा मैं वापस आ रहा हूँ। ये तो इमरान खान के इजलास से खबर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली ना कि जी उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, डील हो रही है। तो ये तो फिर हुकूमत को ही डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात तो हुकूमत के इजलास से निकली है डील की। किसी ऑपोजिशन ने, नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने तो नहीं कहा हमारी डील हो रही है। ये तो हुकूमत ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाया जा रहा है जो बड़ा परेशान कुन है। और फिर उन्होंने उसी के बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, वरना दो साल से तो वो गए नहीं। 2 साल से नवाज शरीफ मफरूर है, 2 साल से शहबाज शरीफ के खिलाफ कभी हाई कोर्ट गए हैं, अभी गए हैं। तो ये खबरें मेरे ख्याल में जो कमेंट किया है डीजी आईएसपीआर ने, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के उस इजलास और उसकी खबरों पे किया है जिससे डील की खबरें निकली।
ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा मुझे ब्रेक की। वो मुजम्मिल साहब घूम फिर के जो है ना वो हर बात इमरान खान के ऊपर लाने की उनकी आदत है। आपने टीवी प्रोग्राम्स नहीं देखे, कितने टीवी प्रोग्राम्स हुए डील के ऊपर, कितने कितने कॉलम छापे गए हैं, कितने कितने उसमें ऑथेंटिसिटी के साथ बताया गया कि 18 मुलाकातें हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी ये बात की है, उनके जो लीडर हजरात हैं उन्होंने भी बात की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नवाज शरीफ आ रहे, तो सारा तो ये जो हवा उड़ाई हुई थी ये पूरी अपोजिशन की तरफ से उड़ाई गई थी या मीडिया के ऊपर उड़ाई जा रही थी, तो उसको भी जरा देखा करें गौर से। सहाफी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि मियां साहब की तकरीरें खोलो, तो सहाफी तो पूरा इसमें है, उनकी तो ख्वाहिश है कि मियां साहब जल्दी लौटें, इसी तरह हमारी स्क्रीनों की रौनक बहाल हो। चलें, सही है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज 5 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 1949 में इसी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने की करारदाद मंजूर की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिन की मुनासिबत से अपने पैगाम में ये कहा कि कश्मीरी अवाम 3 नस्लों से हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। 9 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी ने मकबूजा वादी को जेल बना रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया था और कहा यह था कि वो पूरी दुनिया में उनके सफ़ीर बनेंगे। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं? NBC वज़ीर आज़म ने कहा था कि कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, क्या उन्होंने इसका हक अदा किया आपके ख्याल में? नहीं, सॉरी, मेरे ख्याल में नहीं, वो नहीं कर पाए। उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मईशत इनको पकड़ा हुआ ऑक्टोपस है, पकड़ा हुआ है उनके यहाँ। आप पार्टी के अंदर के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, पार्टी में बगावत किसी कैफियत है। सिंध वाले सूबाई अरकान वफाकी अरकान से उलझे में, वज़रा अरकान असम्बली से उलझे में, वो मसाइल हैं। फिर और दूसरे मसले आते गए और हम अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा मुर्तकिज़ रहे। हमारा पूरा फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा आपने जोर दिया और हमने उसके लिए बहुत कुछ काम किया और बड़ा फ़ायदा हुआ उससे अफ़गानिस्तान को भी और फ़लस्तीन को भी। कश्मीर के लिए हमने वो सिफारतकारी नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया था और बहुत शानदार तकरीर थी। आपको याद होगा जब वो तकरीर हुई थी तो हमने यहाँ क्लैपिंग की थी, क्या आला तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, और बड़े दिल को लगी थी बात। लेकिन वो बात दिल को लगी रह गई और ना कश्मीरी अवाम को कुछ फ़ायदा हुआ, ना हमें कोई फ़ायदा हुआ, ना कश्मीरियों पर मुजालिम कम हुए, ना भारत तमाम तर बदनामी के बावजूद, तमाम तर रिपोर्ट्स के बावजूद, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ले लें, वॉच ले लें, जेनोसाइड वॉच ले लें, HRCP, जितने भी आप इदारे ले लें, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी रिपोर्ट ले लें, जिसको बनाने में लोग शहीद भी हुए, कत्ल भी किए गए, उसके बावजूद हिंदुस्तान के चेहरे पर लगी हुई कीचड़ से कोई नफरत नहीं कर रहा, कोई नफरत नहीं कर रहा। अब वो वहाँ मुसलमान और ईसाई और बुद्ध मत और जैन मत के खिलाफ लगा हुआ है और उसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिंदुस्तान में मजहबी इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। उस पर भी कोई कुछ नहीं कर रहा, ना UN को कोई फिक्र है, ना सिक्योरिटी काउंसिल को कोई फिक्र है। अगर ये बातें पाकिस्तान में होती तो सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आ जाता, एक इजलास ना होता, फ़र्ज़ करें बयान आ जाता। अब कश्मीर में मैं वापस आता हूँ। मैं कश्मीर पर हमने क्या किया? क्या OIC का इजलास हुआ? वज़ीर ख़ारिजा का पूरा इजलास नहीं हुआ। हमने अफ़गानिस्तान पर इजलास किया OIC का, हमने फ़लस्तीन पर इजलास किया, हमने इस्लामाबाद में OIC को होस्ट किया, कश्मीर पर नहीं किया हमने, क्योंकि कश्मीर पे शायद बहुत से लोग आने को तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब है कहीं हमारे पास ऐसी कमज़ोरी है। यकीनी तौर पर बहुत से मुल्कों के मुफादात हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं, माशी मुफादात इस वक्त प्रिवेल करते हैं। इस वक्त भारत, सऊदी अरब, UAE, इनके जो एक तिकोन बनी हुई है माली मुफाद की और इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत तगड़ी है। लेकिन बात उसूल भी तो होते हैं ना, बाज़ पुराने उसूल भी होते हैं, उनको भी आगे लेके चलना होता है। हम प्रोसेस नहीं कर सके, हम प्रोग्रेस नहीं कर सके,
हम आगे नहीं बढ़ सके। हम हिंदुस्तान को हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बेनकाब करने में, उसको बेनकाब जरूर कर दिया हमने, लेकिन क्या फायदा हुआ? वो बेहिजाब तो हो गया लेकिन उसको नुकसान नहीं हुआ। उस पर पाबंदी का एक तिनका तक भी लगाया। सही, ठीक। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसे कि एनबीसी ने भी कहा कि हमने कश्मीर के लिए वो सिफारतकारी नहीं की जो कि हमने अफगानिस्तान के लिए की या फिर फ़लस्तीन के लिए की। आपके ख्याल में कहाँ कमी कोताही रही? देखिए, एनबीसी ने बहुत आलमी सतह पर और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत तफसील से बात की। उन्होंने बताया कि ओआईसी का जो इजलास हमने इस्लामाबाद में किया उसकी करारदाद में फ़लस्तीन का जिक्र तो था, लेकिन हम अपने मुल्क इस्लामाबाद में उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करवा सके और ये हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। हालांकि ऐसा ही ओआईसी का इजलास जब पहले हुआ था तो जो करारदाद थी उसमें कश्मीर का जिक्र था ज़ियाउल हक के दौर में, चाहे वो अफ़गानिस्तान पे ही हुई थी ओआईसी का इजलास। तो इस बार हम बिल्कुल कश्मीर का एक लफ्ज़ करारदाद में नहीं दिलवा सके। हालांकि इस्लामाबाद में इजलास था, हमने हाथ काट के ओआईसी को दिए हुए थे और उन्होंने हमारी ज़ुबान बंदी की हुई थी कि कश्मीर का जिक्र किया तो हम उठ के चले जाएंगे। ये तो एनबीसी ने बिल्कुल बयान कर दिया कि इंटरनेशनल फ्रंट पे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है मौजूदा हुकूमत का कश्मीर के हवाले से। अब ये कह देंगे कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो भाई आपकी बात नहीं सुनता तो ये आपकी नाकामी है। मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर भी आप देखें, हमने जो मुल्क के अंदर कश्मीर की तवाना आवाज़ें थी हाफिज सईद से लेके, हमने उनको सजाएं दी हैं 200 साल कैद टेरर फंडिंग में फैटफ के दबाव में, और सरेंडर क्या होता है। मेरा मतलब है कि हमने अपने मुल्क में जो कश्मीर के लिए मजबूत आवाज़ें थी फैटफ के दबाव में उनको सजाएं देकर मुजरिम के तौर पर अदालतों में खड़ा कर दिया। फिर हमारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ वो राब्ता बहुत कमज़ोर नज़र आया। दिल्ली में जो हमारी एम्बेसी है, आप बताएं जब से घेराव हुआ है, कर्फ्यू लगा है, हमारे दिल्ली में जो हाई कमिश्नर है उनकी कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से बातचीत, अली गिलानी के अफसोस में हमने क्या किया है और हमारे वुज़रा के कैसे बयान आए हैं। तो एक तवील फहरिस्त है इस हुकूमत की कश्मीर पर नाकामियों की। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इंटरनेशनल फ्रंट पर हमें किस तरह कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? किस तरह से हम अपना मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ सकते हैं? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ पॉसिबल था ज़रूर किया, और एक जो उनकी स्पीच आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड, अभी साहब हम तारीफ भी कर रहे थे, एंड देन ही टुक स्टैंड और बहुत बोल्ड तरीके से हर मौके पे हर फोरम पर ही स्पोक अबाउट कश्मीर, जो कि पहले नहीं होता था। इवन गुलबचन यादेव को पकड़ा गया तो उसका जिक्र नहीं किया गया। सेकंड बात यह है कि ये हमने देखना है कि इसके मसाइल क्या हैं। यस, आज के दिन भी हमें यहाँ पर रिलीज़ होनी चाहिए कि हमारी तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को, पोलिटिकल लीडर्स को आज निकलना चाहिए था और हर एक कदम बढ़ के हमें कश्मीर को बताना चाहिए कि हम आपके इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ है। जबकि यूनाइटेड नेशन की एक चार्टर्ड चुन हुआ था जिस 5 जनवरी को जी के यस उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट देंगे, वो भी नहीं दिया गया। लेकिन बात यह है कि हमारा फॉरेन ऑफिस की फॉलोअप जो है वो उस तरह नहीं है जो होनी चाहिए। परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट 15 मेंबर से हमारा कांटेक्ट नहीं रहा, जो कि एक हमारी कमज़ोरी थी। सेकंड ये है कि हमारी कश्मीर कमेटी मुझे अभी तक कहीं नज़र नहीं आई। हमें चाहिए था कि हम सेनेट के, नेशनल असम्बली के कम्युनिकेशन स्किल वाले अपनी कश्मीर कमेटी के साथ दुनिया में भेजते, वहाँ जाके सेमिनार्स होते, बताते यूरोपियन यूनियन को और उसके बाद अपने इस्लामिक मुल्कों के कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हालात हैं। हालांकि दुनिया को ये मालूम है व्हाट इज़ हैपनिंग, दे नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन इकोनॉमिक वॉर ऑफ इकोनॉमी में उनके तजारती इंटरेस्ट हैं। आपके इस्लामिक मालिक ने ये एजेंडे में ये रखा था कि कश्मीर का जिक्र नहीं होगा क्योंकि उसके बाद उसकी और इम्प्लीकेशन थी, इट वॉज ओनली रिलेटेड टू अफगानिस्तान। इसलिए इसमें ऐसी डिप्लोमेटिक फेलियर की बात नहीं है। और साथ ही साथ इस वक्त हमें एक स्टेप और आगे जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत जुल्म बर्बरीत हो रहा है। लेकिन अब वॉचडॉग, एमनेस्टी इंटरनेशनल सब जो हैं वो अब उनका मूड चेंज हो गया है, इंडिया पे बहुत प्रेशर है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को कभी करंट सेक्टर में कह रहे हैं सिपाही शबीर मारा गया जबकि वो जिंदा है, फिर सांबा सेक्टर में कह रहे हैं एमुनिशन पकड़ा गया। देयर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रा सा हमें और पुश करना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद हमारे मूव जन लोग मुल्कों में जाएं, यूरोपियन यूनियन में जाएं, हमारे अच्छे लोग जाएं, सेनेटर MNA ग्रुप बना के वो बताना चाहिए। फिर टास्किंग हमारे एम्बेसीज को नहीं गई है, वो क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड व्हिच इज लेफ्ट टू बी डिसाइड। ठीक है अतर, बरतानिया में जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान बिलखुसूस वजीर आजम इमरान खान की कश्मीर के लिए कोशिशों को किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, अगर आप ओवरऑल बरतानिया को देखें तो काफी अरसे से मैं भी बरतानिया का प्रेस भी और बैनुल अक़वामी प्रेस भी उसको कवर भी कर रहा हूं, उसमें काम भी करता रहा हूं। कश्मीर का इशू जिस तरीके से इस हुकूमत ने हाईलाइट किया है ना, माजी में किसी भी माजी करीब की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी हुकूमत ने इस तरीके से उसको हाईलाइट नहीं किया। इंडिया का जो एक इमेज था, अगर आप बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर देख लें तो इंडिया की जब बात होती थी तो बॉलीवुड की बात होती थी, ताजमहल की बात होती थी, और मोदी जब की बात होती थी तो बड़े कि जी बड़े वो सुपरस्टार हैं, उन्होंने इकोनॉमी चेंज कर दी है। तो जो पूरा नैरेटिव है जो मोदी के हवाले से चेंज हुआ है और कश्मीर के हवाले से चेंज हुआ है, उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। और यही वजह है कि जो बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी हैं उनके अंदर इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए कि माजी में कश्मीरी क्या सोए हुए थे, वो देखते नहीं थे कि जो शख्स हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है वो नवाज शरीफ के बच्चों की जाके शादियां अटेंड करता है, वो तो उनका दोस्त है, हाथ में हाथ डाल के साथ फिरते थे, उनको पगड़ियां पहनाई जाती थी। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए और उन्होंने बताया कि ये इसकी क्या हरकतें, क्या माजी के वजीर आजम को नहीं पता था कि गुजरात में मोदी ने क्या किया, कश्मीर में मोदी क्या कर रहा है, माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहा है, क्या मियां साहब को इस चीज का नहीं पता था? लेकिन वो तो उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी गए, फिर उसको अपने घर भी बुलाया। तो ये तो इमरान खान ने आके पूरा बयानिया चेंज किया। हाँ, ज्यादा करने की जरूरत है, कश्मीरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे जो पहले भी हुई कि इस मौजूदा हुकूमत के और इतने ज्यादा मसाइल हैं। अब पाकिस्तान कोई सुपर पावर तो है नहीं है, तो दीगर मसाइल की वजह से शायद उतना किरदार अदा नहीं कर सका पाकिस्तान, लेकिन माजी की हुकूमतों से बहुत बेहतर किरदार है। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आपका कमेंट भी ऐड करूंगी, लेकिन हमने सोशल मीडिया सारफीन के सामने ये सवाल रखा कि क्या वजीर आजम इमरान खान का कश्मीर का जो मुकदमा है वो मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं, तो 70% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं, जबकि 13% लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह था कि नहीं, कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में नहीं लड़ रहे, जबकि 87% लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह था कि वो मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में इमरान खान कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं? देखिए, जिस तरह इमरान खान ने UNGA में 2019 में तकरीर की थी, वो तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी और लग रहा था कि ये वाकई सफ़ीर बन के उनकी बात को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है उस तरह से हुकूमत नहीं कर सकी, क्योंकि शायद कोविड भी आ गया, माशी हालात बहुत बुरे हो गए। और लेकिन जिस तरह हुर्रियत रहनुमाओं की भी जिक्र हुआ था, आपने देखा कि नवाज शरीफ ने भी एक दौर में उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो इमरान खान बेहतर तरीके से कॉज को लेके आगे चले, लेकिन उस तरीके से मौसर अंदाज में इस बात को आगे नहीं बढ़ा सके। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पानी।